हेलो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएसए की यूएसए के अंदर क्या स्टेजेस रही, किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहाँ पे डेवलप हुआ। जैसे इंडिया की क्या स्टेजेस थी, हमने ये देखी थी कि किस किस तरीके से हम कुमार मंगलम बिरला कमेटी पे आए एंड देन फिर हम खुद उदय कोटक कमेटी पे एट द एंड आए। तो इसी तरीके से क्या स्टेजेस रही डेवलपमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूएसए के अंदर, कि यूएसए में कहाँ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि पहले दिन से ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबको पता था। तो कैसे शुरुआत हुई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरीके से आया यूएसए के अंदर कि जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, इसके अंदर क्या हुआ, बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जिसके कारण क्या हुआ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अब हमें ज़रूरत पड़ी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहीं से स्टार्ट हुई एक तरीके से यूएसए के अंदर, क्योंकि जो कॉरपोरेशंस थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, रैपिडली ग्रो कर रही थी। तो 1970s के अंदर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन थी, जैसे इंडिया के अंदर सेबी है, इसी तरीके से अमेरिका में क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। तो इन्होंने क्या किया, एक इशू लेके आए किस चीज़ का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, टू फॉरवर्ड व्हेन दे टुक अ स्टांस ऑन ऑफिशियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स। और यहीं से फिर हमारे सामने सबसे पहली बार अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए। In 1976, the term corporate governance first appear in the Federal Register। और सबसे पहली बार ये टर्म 1976 के अंदर देखी गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेडरल रजिस्टर के अंदर। अब देखो 1976 के अंदर हमने ये टर्म देखी, अब कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्ट आया जिसके थ्रू धीरे धीरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलप हुई, उसका नाम था फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। जैसे इंडिया में भी इस तरीके का एक एक्ट है, इसी तरीके से ये यूएसए का एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये 1977 के अंदर आया। जब हमने इंडिया की डेवलपमेंट देखी थी तो हमने 1998 से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इंडिया के अंदर काफ़ी लेट ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, लेकिन अमेरिका के अंदर 1977 से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले आया फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमें स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे थे, जिसके अंदर हमें क्या करना था, एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो पर्टिकुलरली हमें इंटरनल कंट्रोल, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट है, कि अगर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी होती है तो हमें इंटरनल कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसकी मेंटेनेंस के बारे में, उसके रिव्यू सिस्टम के बारे में इसके अंदर बताया गया। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट आया, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल की एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड रिव्यू सिस्टम के बारे में हमें बताया गया। देन 1979 के अंदर, उसके कुछ साल बाद, यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आई, जिन्होंने क्या बोला कि उन्होंने प्रेस्क्राइब किया कि आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करनी है किस चीज़ के रिगार्डिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो जो भी आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है उसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट हुई, देन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग को मैंडेटरी बताया गया यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा। देन ट्रेडवे कमीशन आई 1985 के अंदर, काफ़ी सालों बाद, एम्फेसाइज द नीड ऑफ पुटिंग इन प्लेस प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट। और इन्होंने क्या बोला सबसे पहली बार, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। डिजायरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिपेंडेंट बोर्ड्स एंड इट्स कमेटीज़। और सबसे पहली बार इन्हीं के थ्रू बोला गया कि हमें इंडिपेंडेंट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, और इसी की तरीके से हमें कमेटीज़ भी बनाने की ज़रूरत है अलग अलग। जैसे हम देखते हैं ना आज के टाइम पे, हम स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, इस तरीके की कितनी सारी कमेटीज़ देखते हैं। तो ये कमेटीज़ को एस्टेब्लिश करने की बात, कॉन्स्टिट्यूट करने की बात ट्रेडवे कमीशन ने की थी। एंड ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और इसी के साथ साथ ये बोला कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एज अ कॉन्सिक्वेंस द कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन टुक बर्थ। और यहीं से फिर किसका जन्म हुआ, कॉसो का जन्म हुआ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ट्रेडवे कमीशन के थ्रू ही ये जो कमीशन है ये आई थी निकल के, और बेसिकली इन्होंने प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंट बोर्ड, कमेटीज, इन सब की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस आया, इंटरनल कंट्रोल की बात की, यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आई जिसने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात की, देन हमारे पास ट्रेडवे कमीशन आई जिसने एक तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कमेटीज एंड हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश करने की बात की, और साथ ही साथ कोसो का इसके चलते फिर आगे बर्थ हुआ। 1992 के अंदर फिर कोसो ने क्या बताया, इशू इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के बारे में, कि हमें किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। तो जो कमेटी है, ये जो कोसो है, इन्होंने इशू किया क्या, इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क किस बारे में बात करता था, टू हेल्प बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज एसेस एंड एनहेंस देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो पर्टिकुलरली जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इस जितनी भी एंटिटीज हैं उनको गाइड करता था कि वो इसको एनहेंस कर सके अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, और एसेस कर सके, कि देख सके कि वो किस तरीके का है। तो बेसिकली कोसो ने जो अपने इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क दिया था वो इसी चीज़ के अंदर हेल्प करता था। देन 2002 के अंदर आया सार्बन ऑक्सली एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है सार्बन ऑक्सली एक्ट जो है। अब
द एक्ट मेड फंडामेंटल चेंजेस इन वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हर एक चीज़ के अंदर ये चेंजेस ले आया था। इन जर्नल एंड ऑडिटर इंडिपेंडेंस की, जर्नल इंडिपेंडेंस, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, किस तरीके से जो स्टेक होल्डर के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने की बात, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और ज़्यादा करने की बात, और पेनल्टीज़ बहुत सारी लगाई जहाँ पे अगर आप विलफुल डिफॉल्ट करते हो, कोई मैनेजर विलफुल डिफॉल्ट करता है, ऑडिटर विलफुल डिफॉल्ट करता है अपनी ड्यूटीज़ के अंदर, तो ये सारी बातें इसके अंदर आई। तो ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अभी हम यूएसए का कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे इन डिटेल, तो वहाँ पे हम सार्बन-ऑक्सले एक्ट को ही मेजरली देखेंगे कि सार्बन-ऑक्सले एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सार्बन-ऑक्सले एक्ट। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट आया, देन यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आई, देन ट्रेडवे कमीशन आई, देन कॉस्टो आया, देन सार्बन-ऑक्सले एक्ट आया 2002 के अंदर, एंड देन 2010 के अंदर डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म आए एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। अब इसके अंदर क्या था, जो डॉट फ्रैंक एक्ट है, डॉट फ्रैंक इन्हीं के नाम पे रख दिया गया होगा क्योंकि उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी होगी। इसके अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस दिए गए ऑन लेंडर्स एंड बैंक इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड प्रिवेंट अनदर ऑल आउट इकोनॉमिक रिसेशंस की, किस तरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसेशन का टाइम देखा गया था अमेरिका के अंदर, तो इसके चलते फिर इस एक्ट को बनाया गया जिसके अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस डाले गए जो कि लेंडर्स और बैंक के बीच में, जो उधार लेने वाले और बैंक है उनके बीच में कुछ रेगुलेशंस बनाए गए ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके और जितनी भी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसके अलावा उनको प्रिवेंट किया जा सके। डॉट फ्रैंक ऑल्सो क्रिएटेड सेवरल न्यू एजेंसीज टू ओवरसी द रेगुलेटरी प्रोसेस एंड इंप्लीमेंट सर्टेन चेंजेस। इसके अलावा कई सारी और रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई गई, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कितनी सारी एजेंसीज हैं, है ना, जैसे हम इरडा अलग से देखते हैं, ऐसे अलग अलग एजेंसीज देखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज बनाई गई जिससे कि रेगुलेटरी प्रोसेस को ओवरसी किया जा सके और साथ ही साथ कुछ चेंजेस को भी इंप्लीमेंट किया। तो ये बेसिकली अभी लेटेस्ट है। ये दोनों चीज़ें जो है अभी अमेरिका के अंदर जो है फॉलो होती हैं बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, सार्बन-ऑक्सले एक्ट जिसको सॉक्स एक्ट बोलते हैं इन शॉर्ट, और डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2010। तो इस तरीके से बेसिकली जो अमेरिका है, यूएसए है, उसके अंदर हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसकी एवोल्यूशन हुआ है या डेवलप हुआ है विद पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरीके से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूनाइटेड किंगडम जो है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर किस तरीके से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो डेवलप हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया कि अमेरिका में कैसे हुआ है, एंड देन यूनाइटेड किंगडम का देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर एट प्रेजेंट किस तरीके से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं उसको देखेंगे, जैसे कि अमेरिका के अंदर, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन यूएसए के अंदर ये बेसिकली सार्बन-ऑक्सले एक्ट देखना है हमने। देन यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, तो यहाँ पे हम यूके का देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम्स का, फिर अलग अलग कंट्रीज़ और आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, सिंगापुर, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमने देखनी है, किंग फॉर प्रिंसिपल्स ये सब अफ्रीका के अंदर ही फॉलो होते हैं। देन OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अलग से देखने और ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके हम सारे टॉपिक कवर करते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को देखते रहिएगा। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।